गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट चल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण पढ़ाया था। तो पहला रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने आपको पहले रासायनिक गुण के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह के हाइड्रोजन का विस्थापन अभिक्रिया। आज हम दूसरा मेथड ले रहे हैं, दूसरा तरीका ले रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रियाएं हम लेंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। तो हमारा दूसरा पार्ट है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। हमारा जो चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण में पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 की हेडिंग क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अभिक्रियाएं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अभिक्रियाएं में हम पहला नंबर लेंगे A, जो है जिसको कहते हैं एस्टरीकरण अर्थात एस्टर का निर्माण। तो एस्टर का निर्माण में बच्चों ध्यान सुन लीजिए। सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो क्या मैंने कहा बच्चों कि सांद्र H2SO4 तथा शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास है RC≡OH, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम किससे कराएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम जो है एल्कोहल से कराएंगे, OH≡R से कराएंगे, एल्कोहल से कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्कोहल से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो उपस्थिति में कराएंगे हम सांद्र H2SO4 या HCl गैस के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। तो हमारा एल्कोहल का OH समूह, एल्कोहल का H समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह, एल्कोहल का H समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्कोहल का तो H परमाणु और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह आपस में मिलकर के क्या करता है? आपस में मिलकर के जल बना देता है। और हमारे पास RO और ये RCO आपस में फ्यूजन करके एस्टर बना देते हैं। RC≡OR, ये बन जाएगा हमारा एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। और साथ में क्या बनेगा? जल बन जाएगा, H2O। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जब एल्कोहल से अभिक्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में, तो एल्कोहल का H परमाणु और कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्कोहल का H परमाणु और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह आपस में मिलकर के जल बना देता है और जो बचता है वो एस्टर का निर्माण हो जाता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण हम लें तो उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ नंबर लेते हैं एलिफैटिक में। तो एलिफैटिक में हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O
एच, फिर एल्कोहल में हम लेते हैं एथिल एल्कोहल HOC2H5। तो एल्कोहल में मैंने क्या लिया, एथेनॉल लिया, एथेनॉल एल्कोहल लिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एथेनोइक लिया, एथेनोइक एसिड लिया। तो एथेनोइक एसिड का OH समूह और एल्कोहल का H समूह आपस में मिलकर के क्या करेगा, आपस में मिलकर के जल बना देगा। तो किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, सांद्र H2SO4 या HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया हमारा कैसा होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और क्या बनेगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह और एल्कोहल का H मिलकर के जल बना देता है, H2O बना देता है, जल बना देता है। और बचा क्या यहाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एस्टर। कौन सा एस्टर बनेगा, तो इस एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट एस्टर का निर्माण हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो इसका IUPAC नाम होगा एथिल एथेनोएट, इसका IUPAC नाम होगा एथिल एथेनोएट। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे क्या होगा, हमने एथेनोइक एसिड की क्रिया एथेनॉल से कराया तो एथिल एसीटेट एस्टर, एथिल एथेनोएट एस्टर बनता है और जल बनता है। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, सांद्र H2SO4 या HCl गैस की उपस्थिति में कराई जाती है। अब अगर हम यहाँ दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण नंबर 2 ले सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में जैसे हम ले यहाँ पर बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O OH लें और इसकी क्रिया हम करा दें एथिल एल्कोहल से, तो HOC2H5। तो हमारे पास इसका H इसका OH मिल करके क्या करेगा, जल बना देगा। और किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, उत्क्रमणीय होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है ना, या HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो क्या बनाएगा हमारे पास, C6H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5 बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। इस एस्टर का नाम क्या है, इस एस्टर का नाम है एथिल बेंजोएट। इस एस्टर का नाम क्या है, एथिल बेंजोएट एस्टर, एथिल बेंजोएट एस्टर का निर्माण हो जाएगा और साथ में हमारे पास H2O जल बन जाएगा। तो जब हम यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल एल्कोहल है। तो एथेनॉल एल्कोहल बेंजोइक एसिड से, एथेनॉल एल्कोहल बेंजोइक एसिड से अभिक्रिया करके एथिल बेंजोएट एस्टर का निर्माण कर देता है और जल बन जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए हम कैसे लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हम फार्मिक एसिड लें HCOOH लें और क्या लें, हम जो है इधर हम मेथिल एल्कोहल लें HOCH3 लें, तो इसका मेथिल एल्कोहल का H और फार्मिक एसिड का OH। तो हमारे पास ये कौन एसिड है, फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड है। कौन एल्कोहल है, तो हमारे पास ये मेथिल एल्कोहल है। अब इस मेथिल एल्कोहल किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया हम कराते हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो क्या बनता है हमारे पास, बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड OCH3 और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, ये जल बन जाएगा H2O। देखिए यहाँ से OH, इसका H मिल करके ये जल बना दिया और इसका HO और इसका OCH3 हमारे पास ये एस्टर बन गया। ये कौन सा एस्टर बनेगा, इस एस्टर का क्या नाम होगा, इस एस्टर का नाम होगा मेथिल मेथेनोएट। इस एस्टर का नाम होगा मेथिल
नोएट एस्टर बन जाएगा। तो हमारे पास ये अवक्रिया होती है, फार्मिक एसिड मेथिल एल्कोहल से अवक्रिया करके मेथिल मेथेनोएट एस्टर का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा कहने का अर्थ यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अवक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अवक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है और यह अवक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अब इसके आगे आप नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट नंबर 1, यह अवक्रिया उत्क्रमणीय होती है, मंद गति से होती है। अतः अब इसकी नोट नंबर 1 है कि यह अवक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। तो उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। तो उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है और मंद होती है, इसलिए यह अवक्रिया, इसलिए उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। अतः यह अवक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। तो नोट नंबर 1 ध्यान रखेंगे। नोट नंबर क्या है कि अवक्रिया उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है, अतः यह अवक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। नोट नंबर 2 हमारे पास क्या है? नोट नंबर 2 है कि एस्टरीकरण के प्रति, एस्टरीकरण के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता, एल्कोहल की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है? घटता क्रम निम्न है। कैसा है घटता क्रम? देखिए, एस्टरीकरण के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न है। वो कैसे? मेथिल एल्कोहल एस्टरीकरण सबसे ज़्यादा करता है, उससे कम RCH2 करता है, RCH2H करता है, उससे कम R2CHOH करता है और सबसे कम R3COH करता है। तो हमारे पास क्या है? ये मेथिल एल्कोहल है और ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है। तो कहने का अर्थ है कि एस्टरीकरण कौन सबसे ज़्यादा करेगा? तो एस्टरीकरण की क्रिया सबसे ज़्यादा मेथिल एल्कोहल करता है, उससे कम प्राथमिक एल्कोहल करता है, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल करता है, उससे कम तृतीयक एल्कोहल एस्टरीकरण की अवक्रिया करता है। इसी प्रकार हमारे पास इसी प्रकार जो है कार्बोक्सिलिक, इसी प्रकार एस्टरीकरण के प्रति कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न है। तो इसी प्रकार एस्टरीकरण के प्रति कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सबसे ज्यादा एस्टरीकरण करता है? HCOOH सबसे ज्यादा करता है, उससे कम CH3COOH करता है, उससे कम RCH2COOH करता है, उससे कम R2CHCOOH करता है और उससे कम R3COOH करता है। तो हमारे पास ये कौन है? हमारे पास ये मेथेनोइक एसिड है और ये हमारे पास एथेनोइक एसिड है और ये हमारे पास 1 डिग्री एसिड है, ये हमारे पास 2 डिग्री एसिड है
और ये हमारे पास 3 डिग्री एसिड है। तो कौन सा एसिड एस्टरीकरण की क्रिया सबसे ज्यादा करता है बच्चों? तो सबसे ज्यादा एस्टरीकरण की क्रिया मेथेनोइक एसिड करता है, उससे कम एथेनोइक एसिड एस्टरीकरण करता है, उससे कम 1 डिग्री एसिड करता है एस्टरीकरण क्रिया, उससे भी कम 2 डिग्री एसिड एस्टरीकरण की क्रिया करता है, और सबसे कम 3 डिग्री एसिड सबसे कम एस्टरीकरण क्रिया करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको नोट पॉइंट नंबर 2 में आपको ये बता दिया कि जो है कौन सा एल्कोहल एस्टरीकरण के प्रति क्रियाशील है और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील है। अब हमारा नोट नंबर 3 सीख लीजिए। नोट नंबर 3 क्या है? रेडियो एक्टिव पहले हम आपको सुना दें फिर लिख देंगे। रेडियो एक्टिव द्वारा पता चलता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह एस्टरीकरण में भाग लेता है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक O18 द्वारा पता चलता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह एस्टरीकरण में भाग लेता है। देखिए ये हमारे पास रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक O18 द्वारा पता चलता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह एस्टरीकरण में भाग लेता है। जैसे एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझा दूं। उदाहरण में आप देखिए, पहला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब हम यहाँ लेते हैं H और फिर हम लेते हैं O और फिर हम यहाँ लेते हैं CH3। अब O पर यहाँ 18 लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये है मेथिल एल्कोहल और ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब जब ये आपस में अपक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H आपस में अपक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में? अम्ल के उपस्थिति में। तो अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो हमारे पास एस्टर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O18 CH3 और प्लस बनेगा जल। तो हमारे पास क्या बना? ये जल बना। और ये हमारे पास बना मेथिल एसीटेट एस्टर बना, जिसमें क्या है? एस्टर बना O18 अंकित है एस्टर में, और यहाँ O अंकित O18 अंकित एल्कोहल है। तो O18 अंकित एल्कोहल जो हमारा ऑक्सीजन है, ये 18 अंकित 18 समस्थानिक है। ऑक्सीजन 18 समस्थानिक एल्कोहल में है। तो एस्टर में भी ऑक्सीजन यहाँ पर 18 अंकित ऑक्सीजन 18 समस्थानिक अंकित एस्टर में भी ऑक्सीजन है। जबकि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर ऑक्सीजन यहाँ रहता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अंकित नहीं है, जबकि एल्कोहल में ऑक्सीजन अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक O18 समस्थानिक द्वारा स्पष्ट होता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु ही और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह ही एस्टर में अपक्रिया में भाग लेता है। तो जो मैंने आपको ये समझाया शब्दों में और ये आपको अंकों में ये अपक्रिया दे करके मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अभिक्रिया में पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया एस्टरीकरण अर्थात एस्टर का निर्माण। तो इन सब अभिक्रियाओं को आप वीडियो पोस्ट करके अभिक्रिया को लिख लेंगे। ऐसे वीडियो पोस्ट करेंगे, अभिक्रिया लिख लेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, अभिक्रिया लिख लेंगे। इधर भी आप जो मैंने लिखा है, जो समझाया ही है, वीडियो पोस्ट करेंगे, अभिक्रिया लिख लेंगे।
वीडियो पोस्ट करेंगे, अवक्रिया को लिख लेंगे। इसके बाद मैंने इधर लिखा है, तो ये अवक्रिया को ऐसे लिख लेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, अवक्रिया को लिख लेंगे, फिर वीडियो पोस्ट करेंगे और अवक्रिया को ऐसे लिख लेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, अवक्रिया को लिख लेंगे। अब हम दूसरे भाग में बी पार्ट लेते हैं। कौन सा पार्ट लेते हैं? बी पार्ट। अब बी पार्ट हमारे पास क्या है? PCl3 या PCl5 या SOCl2 से अवक्रिया। किससे अवक्रिया? PCl3 से या PCl5 से या SOCl2 से अवक्रिया। अब इसके अवक्रिया के अंतर्गत हम लेंगे तो इसके द्वारा क्या बनता है? अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर अम्ल क्लोराइड का निर्माण। यह अवक्रिया मैंने आपको पढ़ाया है कि PCl3 हो चाहे PCl5 हो चाहे SOCl2, मैंने आपको पढ़ाया है कि PCl3 या PCl5 या SOCl2 कार्बनिक यौगिक में OH समूह युक्त यौगिकों से अवक्रिया करता है। तो हमने आपको इसका गुण बताया है कि PCl3, PCl5, SOCl2 ऐसे कार्बनिक यौगिक से अवक्रिया करता है जिसमें OH समूह पाया जाता है, और ये सभी पदार्थ OH समूह को हैलोजन परमाणु के द्वारा, PCl3 क्लोरीन द्वारा, PCl5 क्लोरीन द्वारा, SOCl2 क्लोरीन के द्वारा OH समूह का विस्थापन कर देता है। तो इस अवक्रिया को हम आपको दिखाएंगे जिससे सिद्ध होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह की अवक्रिया चल रही है। तो यहाँ पिरिडीन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? पिरिडीन तो पिरिडीन के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 से या PCl5 से या SOCl2 से अवक्रिया करके अम्ल क्लोराइड बनाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है। पहला उदाहरण हम एस्टिक एसिड का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? एस्टिक एसिड का लेंगे। तो हमारे पास CH3COOH प्लस PCl3 रिएक्शन एरो पिरिडीन की उपस्थिति में अवक्रिया होगी तो क्या बनेगा? CH3COCl प्लस H3PO3। इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड, PHO फास्फोरस ROUS फास्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटल क्लोराइड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PHOS PH फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो एस्टिक एसिड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में एस्टिक एसिड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अवक्रिया करके एसिटल क्लोराइड बनाता है और फास्फोरस एसिड बनाता है। तो देखिए, एस्टिक एसिड में जो यह OH समूह है, एस्टिक एसिड का जो ये OH समूह है, इसी OH समूह के पास को हटा करके Cl समूह उपस्थित हो गया है, अर्थात ये अवक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में हम एस्टिक एसिड का ही उदाहरण ले रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अवक्रिया कराएंगे PCl फास्फोरस से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PHOS PH फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अवक्रिया करा रहे हैं किसका? एसिटिक एसिड का अवक्रिया करा रहे हैं। तो यह किसके उपस्थिति में होगा? पिरिडीन के उपस्थिति में होगा। तो
तो पिरिडीन की उपस्थिति में होगा तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, अब ये OH के जगह पर Cl आ जाएगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा POCl3 प्लस HCl POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बना, हमारे पास ये बना एसीटल क्लोराइड बना। ठीक है, तो हमारे पास एस्टिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी अभिक्रिया करके एसीटल क्लोराइड ही बना रहा है, अम्ल क्लोराइड ही बना रहा है, अर्थात OH समूह को हैलोजन में क्लोरीन परमाणु क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह की अभिक्रिया चल रही है। किसकी अभिक्रिया चल रही है, OH समूह की अभिक्रिया चल रही है। अब अगर हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, तीसरे उदाहरण में भी हम एस्टिक एसिड का ही लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, SOCl2 से कराएंगे। किससे कराएंगे, SOCl2 से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यही OH समूह क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl बनेगा और प्लस साथ में SO2 और साथ में HCl गैस बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना एसीटल क्लोराइड, एसीटल क्लोराइड बना। और हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड है, क्या है, एथेनोइक एसिड है और ये थायोनिल क्लोराइड है। तो हमारा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं, SOCl2 से करा रहे हैं, तो एसिटिल क्लोराइड बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह SOCl2 से, SOCl2 में उपस्थित क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जा रहा है और SO2 गैस और HCl बन रहा है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा, किसका उदाहरण मैंने बताया, एस्टिक एसिड का उदाहरण बताया। इसी प्रकार हम किसके साथ कर सकते हैं, इसी प्रकार हम फार्मिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम ये क्रिया, चौथा एग्जाम्पल, जैसे हम फार्मिक एसिड लें, HCOOH लें। अब इसकी क्रिया हम किससे करा दें, SOCl2 से करा दें, SOCl2 से करा दें पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा HCOCl और प्लस बनेगा SO2 और प्लस बनेगा HCl। तो हमारे पास ये क्या है, फॉर्मिल क्लोराइड है, फॉर्मिल क्लोराइड है। और फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, ये अनस्टेबल्स होता है, ये तुरंत अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाएगा। किसमें, किसमें अपघटित होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में अपघटित हो जाता है। तो अगर हम फार्मिक एसिड की क्रिया, फार्मिक एसिड की क्रिया SOCl2 से करा देंगे तो हमारा जो है फार्मिल क्लोराइड बनेगा और SO2 गैस बनेगी और HCl बनेगा और HOCl फार्मिल क्लोराइड अपघटित हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में। इसी प्रकार हम या करके यहाँ PCl3 से भी क्रिया कराएंगे, PCl3 से भी क्रिया कराएंगे तो यही बनेगा, PCl5 से भी अभिक्रिया कराएंगे तब भी यही बनेगा और फार्मिल क्लोराइड अपघटित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में अपघटित हो जाएगा। तो हम इसकी अभिक्रिया, फार्मिक एसिड की क्रिया, हम फार्मिक एसिड की क्रिया HCOOH की क्रिया हम PCl3 से भी लिख सकते हैं, HCOOH की क्रिया हम PCl5 से भी लिख सकते हैं और क्या बनेगा, फार्मिल क्लोराइड बनेगा और फार्मिल क्लोराइड अपघटित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl बना लेगा। अब ये तरीका है कि PCl3 से कराएंगे तो इधर उत्पाद में SOCl2 HCl नहीं बनेगा, तो हमारे पास बनेगा H3PO3 बनेगा। और PCl5 से कराएंगे तो POCl3 और HCl बनेगा। यही बात ध्यान रखना है। तो हमारे पास हो गया, किससे हमने करा दिया, ये फॉर्मिक एसिड से करा दिया। चौथा, इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं हम बेंजोइक एसिड से कराएंगे। जैसे हमारे पास 3 अणु C6H5COOH है, अब इसकी क्रिया हम PCl3 से कराएं, है ना। फिर हम C6H5COOH की क्रिया हम किससे कराएं, PCl5 से कराएं, है ना। और फिर हम C6H5COOH की क्रिया किससे कराएं, SOCl2 से कराएं। तो क्या बनेगा, इससे भी बनेगा C6H5COCl,
इसके द्वारा भी बनेगा C6H5COCl, इसके द्वारा भी बनेगा C6H5COCl, सबके द्वारा वही बनेगा। लेकिन यहाँ सह उत्पाद के रूप में PCl3 से कराएंगे तो सह उत्पाद के रूप में यहाँ H3PO3 बनेगा, और PCl5 से कराएंगे तो यहाँ हमारे पास POCl3 और HCl बनेगा, और SOCl2 से कराएंगे तो हमारे पास यहाँ SO2 गैस और HCl बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड है। तो बेंजोइल क्लोराइड यह भी है, बेंजोइल क्लोराइड यह भी है, बेंजोइल क्लोराइड यह भी है। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? पिरिडीन के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? पिरिडीन की उपस्थिति में होगी। तो पिरिडीन की उपस्थिति में अगर हम कौन सा हमारे पास एसिड है? तो हमारे पास ये है बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में क्या है? OH समूह है। बेंजोइक एसिड में क्या है? OH समूह है। बेंजोइक एसिड में क्या है? OH समूह है। तो बेंजोइक एसिड का OH समूह चाहे PCl3 से अभिक्रिया कराएं, चाहे PCl5 से कराएं, चाहे SOCl2 से कराएं, हमारा यह OH समूह क्लोरीन के द्वारा क्या होगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। अगर PCl3 से कराएंगे तो H3PO3 सह उत्पाद बनेगा, PCl5 से कराएंगे तो POCl3 और HCl सह उत्पाद बनेगा, SOCl2 से कराएंगे तो SO2 और HCl सह उत्पाद बनेगा, और सबके साथ एक सेम उत्पाद बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया से भी सिद्ध होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो OH समूह है उसकी अभिक्रिया हो रही है और ये अभिक्रिया सिद्ध होती है। तो इससे हमें पता चलता है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अभिक्रिया के अंतर्गत आपको पहला मैंने बताया एस्टरीकरण अभिक्रिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा यहाँ पर मैंने आपका हेडिंग लिया जो है PCl3 से अभिक्रिया या PCl5 से अभिक्रिया या SOCl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल क्लोराइड बनेगा। चाहे PCl3 से कराएं, चाहे PCl5 से कराएं, चाहे SOCl2 से कराएं, उत्पाद हमारा अम्ल क्लोराइड ही बनता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो OH समूह है यह OH समूह क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और अम्ल क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मैंने ये जो अभिक्रियाएं लिखी हैं, उदाहरण लिखा हुआ है, इस उदाहरण को आप वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को आप लिख लेंगे। अभिक्रिया को आप क्या करेंगे? अभिक्रिया को ऐसे आप वीडियो पॉज करेंगे और अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास है अभिक्रिया को, अब वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख लेंगे। अब तीसरा पार्ट हम लेते हैं, सी पार्ट लेते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? NH3 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? NH3 से अभिक्रिया लेते हैं। अब हम NH3 से अभिक्रिया करते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम अभिक्रिया कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से जब क्रिया कराते हैं तो अमोनियम लवण देता है, और अमोनियम लवण को जब गर्म करते हैं तो एक अणु जल निकल जाता है और एमाइड बनता है। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए, जब हम कोई भी लें, जैसे हमारे पास R लें अथवा AR लें, एलिफैटिक लें चाहे एरोमेटिक लें, एरोमेटिक AR लें चाहे एलिफैटिक R लें, अगर हम सी जो है C⋅O₂OH की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अमोनिया से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? अमोनिया से करा रहे हैं, जैसे NH2 से करा रहे हैं। तो जब हम कराएंगे इसकी क्रिया कराएंगे, ये अमोनिया है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब अमोनिया से कराएंगे तो तुरंत हमारा क्या बनेगा? अमोनियम फॉर्मेट बन जाएगा, AR अथवा R, C⋅O, फिर O, NH4 बन जाता है। तो क्या बन जाता है? अमोनियम एसीटेट साल्ट बन जाता है। अमोनियम एसीटेट साल्ट बन जाता है। अब अमोनियम एसीटेट साल्ट को जैसे ही हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जैसे ही हीट करेंगे वैसे ही हमारा क्या बनेगा? वैसे ही हमारा R अथवा AR, C⋅O
NH2 बन जाएगा और जल हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या बना, एमाइड बना। क्या बना, एमाइड बनता है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, किसकी क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अगर हम अमोनिया से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं तो पहले हमारा अमोनियम एसीटेट लवण बनता है। पहले हमारा क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट लवण बनता है। फिर अमोनियम एसीटेट लवण को जैसे ही हम गर्म करते हैं, अमोनियम एसीटेट लवण को जैसे ही हम गर्म करते हैं वैसे ही हमारा एमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है और साथ में हमारा जल बाहर निकल जाता है। तो एक अणु जल बाहर निकलता है और उत्पाद बन जाता है एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है, अमोनियम एसीटेट लवण बनता है और अमोनियम एसीटेट लवण को जैसे ही हम गर्म करते हैं वैसे ही हमारा एमाइड का निर्माण हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखना चाहेंगे, उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास उदाहरण में हम एलिफेटिक का एक लेते हैं। तो एलिफेटिक में हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 में हम लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH हमने लिया क्या, एसिटिक एसिड लिया। अब एसिटिक एसिड की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे, अमोनिया के साथ करा देंगे, NH3 के साथ करा देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। अब अमोनियम एसीटेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही अमोनियम एसीटेट को हम गर्म करेंगे वैसे ही हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और प्लस हमारे पास जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जल बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एमाइड। इसका नाम क्या है, एसीटामाइड। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि अगर हम एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, एसिटिक एसिड की क्रिया अगर हम अमोनिया से, किसके साथ, अमोनिया के साथ, एसिटिक एसिड की क्रिया यदि हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम एसीटेट लवण बनता है। क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट लवण बनता है और अमोनियम एसीटेट लवण को जैसे ही हम गर्म करते हैं एसीटामाइड का निर्माण हो जाता है और जल हमारा बाहर हो जाता है। तो ये उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 में हम एरोमेटिक लेते हैं। जैसे C6H5C डबल बॉन्ड COOH हमारे ने क्या लिया, बेंजोइक एसिड लिया। क्या लिया हमने, बेंजोइक एसिड लिया। तो अब हम बेंजोइक एसिड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं। तो जैसे ही हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया से के साथ कराएंगे वैसे ही हमारे पास बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O NH4 बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोएट साल्ट बन जाएगा। और इसको हम जैसे ही गर्म करेंगे, अमोनियम बेंजोएट साल्ट को जैसे ही गर्म करेंगे वैसे हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O NH2 और प्लस हमारे पास एक अणु जल बाहर निकल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, बेंजामाइड है। क्या है, बेंजामाइड है। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की क्रिया, यदि हम बेंजोइक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, बेंजोइक एसिड की क्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम बेंजोएट लवण बनता है और अमोनियम बेंजोएट लवण को यदि हम गर्म करेंगे तो हमारे पास बेंजामाइड बन जाता है। तो इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है क्या, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह की अभिक्रिया चल रही। कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी क्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित OH समूह की अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित OH समूह की अभिक्रिया में आपको मैंने सिखाया कौन सा, पार्ट नंबर C पढ़ाया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम आगे लेते हैं डी पार्ट लेते हैं, चौथा पार्ट लेते हैं, डी भाग लेते हैं। अब डी भाग में हमारे पास क्या है, डी भाग में हम लेंगे जो है एक चीज और हम ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डी भाग से पहले हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ बेंजोइक एसिड का मैंने उदाहरण लिया है, तो अगर हम यहाँ एक उदाहरण और ले सकते हैं, एक उदाहरण और ले लें। उदाहरण नंबर 3 कर लें। अगर हमारे पास फार्मिक एसिड जैसे है, HC डबल बॉन्ड OH है, क्या है हमारे पास,
फार्मिक एसिड है। तो फार्मिक एसिड का क्रिया यदि अमोनिया से करा दें तो क्या बन जाएगा, अमोनियम फार्मेट बन जाएगा, HCOONH4, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम फार्मेट, अमोनियम फार्मेट बन जाएगा। और इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, फार्माइड बन जाएगा, HCONH2 बन जाएगा। और क्या बनेगा, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फार्माइड, FORMID, फार्माइड बन जाएगा। और हमारे पास ये फार्मिक एसिड है। तो उदाहरण नंबर 3 में मैं आपको बता दूं कि फार्मिक एसिड यदि अमोनिया से अपक्रिया करेगा, ध्यान रखेंगे, फार्मिक एसिड यदि अमोनिया से अपक्रिया करेगा तो अमोनियम फार्मेट लवण बनाएगा, और अमोनियम फार्मेट लवण को जैसे ही गर्म करेंगे फार्माइड बन जाएगा। तो ये अपक्रिया आप क्या करेंगे, ये अपक्रिया आप वीडियो को पॉज करके अपक्रिया को लिख लेंगे। अब वीडियो पॉज करके अपक्रिया को लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके आप अपक्रिया को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हम लेते हैं थैलिक एसिड। क्या लेते हैं, थैलिक एसिड। जैसे हमारे पास ये है COOH, फिर हमने यहाँ लिया COOH, 2 अणु लिया यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, थैलिक अम्ल है। क्या है, थैलिक अम्ल है। अब थैलिक अम्ल की क्रिया हम 2 अणु अमोनिया से करा रहे हैं। थैलिक अम्ल की क्रिया हम कितने अणु अमोनिया से करा रहे हैं, 2 अणु अमोनिया से करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये COONH4, और यहाँ भी बनेगा COONH4। इसका नाम क्या होगा, अमोनियम थैलेट लवण। इसका नाम क्या होगा, अमोनियम थैलेट लवण बन जाएगा। अब इस अमोनियम थैलेट लवण को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अमोनियम थैलेट लवण को जैसे ही हम गर्म करेंगे वैसे हमारे पास क्या बनेगा, थैलमाइड बनेगा। क्या बनेगा, थैलमाइड। हमारे पास CONH2, और इधर भी हमारे पास CONH2 और प्लस 2 अणु जल हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, थैलेमाइड। इसका नाम है थैलेमाइड बन जाएगा। तो जैसे ही हम थैलिक अम्ल की क्रिया 2 अणु अमोनिया से कराएंगे, तो थैलिक अम्ल की क्रिया 2 अणु अमोनिया से कराएंगे तो अमोनियम थैलेट लवण बनेगा, अमोनियम थैलेट लवण बनेगा। अब अमोनियम थैलेट लवण को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अमोनियम थैलेट लवण को जैसे ही हम गर्म करते हैं थैलेमाइड बन जाता है और 2 अणु जल बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास यहाँ देखिए, इसका ये NH2 और ये H, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, NH3 निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगी। जैसे ही अमोनिया बाहर निकलेगी तो हमारे पास उत्पाद बन जाएगा ये CO, इधर भी CO और दोनों NH से जुड़ जाएंगे। हमारे पास ये क्या है, इसका नाम है थैलीमाइड। इसका नाम है थैलीमाइड। तो थैलेमाइड से थैलीमाइड का निर्माण हो जाता है, थैलेमाइड से थैलीमाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया के साथ अपक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया के साथ अपक्रिया मैंने आपको बता दिया। अब इसका नोट पॉइंट भी जान लीजिए। इसका नोट पॉइंट क्या है, नोट है कि एमाइड को यदि निर्जलीकारक, नोट पॉइंट यहाँ ये है कि एमाइड, हमारे पास एमाइड बनता है ना, एमाइड को निर्जलीकारक P2O5 के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करने पर साइनाइड अर्थात नाइट्राइल का निर्माण होता है, तो बच्चों यहाँ देखिए नोट पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, एमाइड को निर्जलीकारक P2O5 के साथ गर्म करने पर साइनाइड या नाइट्राइल का निर्माण होता है। ये नोट पॉइंट है स्पेशल। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। इसका देखिए कैसे होगा, हमारे पास RC⋅O NH2, ये हमारे पास क्या है, एमाइड है। तो अगर हम एमाइड को किसके साथ गर्म करेंगे,
P2O5 के साथ हीट करेंगे। किसके साथ हीट करेंगे? निर्जली कारक P2O5 के साथ एमाइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? RCN बन जाएगा। क्या बनेगा? RCN नाइट्राइल्स बन जाएगा और प्लस जल हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? एल्किल नाइट्राइल। तो जैसे ही अब नोट पॉइंट यही बात ध्यान रखेंगे, अगर हम एमाइड को P2O5 निर्जली कारक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सीधा हमारा नाइट्राइल साइनाइड एल्किल नाइट्राइल प्राप्त हो जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। इस नोट पॉइंट का कुछ उदाहरण ही हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि हमारे पास एथेनोइक एसिड का हम ले रहे हैं, पहला नंबर पे क्या ले रहे हैं? एथेनोइक एसिड। तो हमारे पास होगा CH3COOH एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड की क्रिया हम किससे के साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ कराएंगे। तो अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3COONH4 बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट बनेगा। अमोनियम एसीटेट बन गया। अमोनियम एसीटेट को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COONH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटामाइड। एसीटामाइड बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब हम एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराए तो क्या बना? अमोनियम एसीटेट बनाया। अमोनियम एसीटेट को गर्म कर दिया तो एसीटामाइड बन गया। अब एसीटामाइड को हम P2O5 की उपस्थिति में गर्म करें तो जब हम एसीटामाइड को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा और प्लस एक अणु जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया एथेन नाइट्राइल। तो ये हमारे पास है। तो इस नोट पॉइंट का हम ऐसे प्रयोग करते हैं, मतलब जब एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो अमोनियम एसीटेट लवण बन जाएगा, गर्म कर देंगे एमाइड बन जाएगा। अब एमाइड को P2O5 निर्जली कारक निर्जली कारक की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो सीधा सीधा नाइट्राइल प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास है। अगर इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे हम बेंजोइक एसिड लें तो C6H5C डबल बॉन्ड COOH प्लस अमोनिया से अब क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा? C6H5COONH4। अब इस अमोनियम एसीटेट बन गया। अब अमोनियम एसीटेट को हम हीट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा C6H5CONH2 बन जाएगा और हमारे पास जल बाहर निकल जाएगा। अब इस एमाइड को यदि हम P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो हमारे पास C6H5CN बन जाएगा और एक अणु जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम एसीटेट बनता है। अब अमोनियम एसीटेट की क्रिया हम एमोनियम एसीटेट को गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम एमाइड बन जाता है, बेंजामाइड। हमारे पास क्या है? अमोनियम, इसका नाम होगा अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजामाइड। अब बेंजामाइड को अगर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 निर्जली कारक की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास नोट नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमारा पास क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमेशा OH समूह की अपक्रिया होती है। अब हम 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में हम लेते हैं डी पार्ट लेते हैं। डी पार्ट में हम लेते हैं अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण, अर्थात हेडिंग होगा निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में क्या बनता है भाई? अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा कौन सी क्रिया चल रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड में OH समूह की अवक्रिया चल रही है। तो OH समूह की अवक्रिया के अंतर्गत हम ले रहे हैं चौथा पार्ट निर्जलीकरण की अवक्रिया, जिसके अंतर्गत हमें अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। तो यदि हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलीकारक अथवा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि गर्म किया जाता है तो उसमें से एक अणु जल बाहर निकल जाता है और एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास इसकी अवक्रिया जैसे हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OH है और फिर दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का कई अणु? 2 अणु RC डबल बॉन्ड O OH है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 अणु को हम क्या करेंगे? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या जो है H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम इसे गर्म करते हैं तो कहने का अर्थ ये है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक अणु जल बाहर निकल जाता है। क्या होता है? एक अणु जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड O, और दोनों आकर के O से फ्यूज हो जाएंगे और साथ में एक अणु जल हमारा बाहर निकल जाएगा। एक अणु जल बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हमारे पास है? एनहाइड्राइड है। ये क्या है हमारे पास? एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड एसिड के द्वारा बनता है, तो एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण हो रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जल बाहर निकल रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जल हमारा बाहर निकल रहा है और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण हो रहा है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जल कब बाहर निकलता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से निर्जलीकारक H2SO4 या निर्जलीकारक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलीकारक का कार्य करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का कार्य करता है। तो निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जलीकारक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जल हमारा बाहर निकल जाता है और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं, पहले एस्टिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एस्टिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फिर हम दूसरा अणु लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो हमारे पास इसको P2O5 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास H, इसका OH मिल करके जल बन के बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये फ्यूज हो जाएगा, हमारे पास जल बाहर निकल जाएगा। क्या बना हमारे पास? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो अगर हम एसिटिक अम्ल का एसिटिक एसिड का 2 अणु एसिटिक एसिड का 2 अणु अगर ले करके एसिटिक एसिड का 2 अणु ले करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लेकर के गर्म कर दें तो एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण बन जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है और जल हमारे पास बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार यदि हम बेंजोइक एसिड दूसरा उदाहरण लें, उदाहरण नंबर 2 लें। उदाहरण नंबर 2 में हम क्या ले सकते हैं? C6H5 COOH C6H5 COOH बेंजोइक एसिड का 2 अणु लेकर के अगर हम P2O5 या जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम गर्म करें तो इसमें से भी 2 अणु जल हमारे पास क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और उत्पाद क्या बन जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O, और दोनों O से फ्यूज हो जाएंगे और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड का 2 अणु हमने लिया। तो बेंजोइक एसिड का जब 2 अणु लेते हैं और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड
P2O5 या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमारा एक अणु जल बाहर निकल जाता है और एनहाइड्राइड बन जाता है। तो हमारे पास कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान रखेंगे। हमने आपको क्या पढ़ाया? अम्ल एनहाइड्राइड, तो निर्जलीकरण पढ़ा दिया। तो डी पार्ट में मैंने निर्जलीकरण बताया। निर्जलीकरण अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जली कारक P2O5 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एक अणु जल बाहर निकल जाएगा और एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस अवक्रिया को वीडियो पोज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। फिर वीडियो पोज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। अब यहाँ हम नोट पॉइंट आपको बता दें। नोट पॉइंट इसका क्या है? इसका नोट पॉइंट ये है कि फार्मिक एसिड जो होता है HCOOH अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं करता। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फार्मिक एसिड है HCOOH है, फार्मिक एसिड कभी भी अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं करता। तो फार्मिक एसिड अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं करता। तो फार्मिक एसिड अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण क्यों नहीं करता? तो फार्मिक एसिड अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फार्मिक एसिड है ये बहुत ही अस्थायी होता है। फार्मिक एसिड अनस्टेबल होता है। HCOOH जैसे ही हम कांक H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और जल बाहर हो जाता है। अगर हम दो अणु लेकर के HCOON ने दो अणु सोडियम फार्मेट लेकर के अगर 360 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें तो हमारे पास COONA और COONA बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। मतलब यदि सोडियम फार्मेट लवण को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पे अगर गर्म कर दें तो सोडियम ऑक्सलेट प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। तो जो फार्मिक एसिड होता है तो फार्मिक एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं करता। फार्मिक एसिड अनस्टेबल्स होता है। फार्मिक एसिड हमारे पास क्या होता है? फार्मिक एसिड अनस्टेबल्स होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और जल बना देता है, इसलिए एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट में कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण पार्ट 2। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा रासायनिक गुण चल रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण में पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अवक्रिया ये समाप्त होती है। इसको मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अवक्रिया को मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया है। पहला है एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है PCl3, बी पार्ट पढ़ाया है PCl3 PCl5 या SOCl2 से अवक्रिया अर्थात अम्ल क्लोराइड का निर्माण। तीसरा मैंने आपको सी पार्ट में पढ़ाया है अमोनिया के साथ अवक्रिया। और चौथा मैंने आपको पढ़ाया है जो है निर्जलीकरण अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया? निर्जलीकरण। डी पार्ट पढ़ाया है निर्जलीकरण अवक्रिया अर्थात अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण। तो 4 भाग में मैंने आपको पढ़ाया है। इसको बारी बारी से आप दोहराएंगे, ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।